नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ और हमारी ये यात्रा है उसे हम लेकर अब देवरिया ज़िले में आ गए हैं। देवरिया यानी गोरखपुर से आप जब थोड़ा और पूर्वांचल तराई छोड़ते हैं और पूर्वांचल में पूरी तरह से जब दाखिल हो जाते हैं तो आप आ जाते हैं देवरिया। देवरिया में आने का मकसद वही है, जानना कि जनपद क्या सोच रहा है, ज़िले क्या सोच रहे हैं, ज़िले की प्रमुख दिक्कतें क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनावी पार्टियां जो हैं वो अपनी बात रखेंगी, वो ल्योर करने की कोशिश करेंगी, वो चाहेंगी कि लोग वोट करें, और लोग किन बातों के जवाब अपनी सरकार से चाहते हैं, किन बातों पर सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, इन सब पर बातचीत होनी है। और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हम उनसे धीमे धीमे बातचीत शुरू करेंगे। और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, अगर थोड़ा सा करीब, तो सड़क पे हम जाम नहीं लगाएंगे, इससे हम बच जाएंगे कि हम अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? आशीष श्रीवास्तव। आशीष जी। क्या करते हैं आशीष आप? हम LLB जस्ट फाइनल किए हैं, LLB कंप्लीट हुआ है। LLB पूरी हो चुकी है? जी जी। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अभी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की यार? जॉब्स के लिए देख रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे साथ में। प्रैक्टिस करेंगे? हाँ, जे की प्रिपरेशन के लिए। किसकी? PCSJ। अच्छा, PCS जुडिशरी वाला जो एग्ज़ाम होता है। अच्छा, तो PCSJ का मतलब कितना समय में पूरा होता है, एग्ज़ाम से लेकर, रिटर्न से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक? अभी तक तो एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका कुछ प्रोसेस का कुछ पता नहीं चला, रिजल्ट अब तक आया नहीं। 2018-19 में पेपर हुआ था। अच्छा, जे का ही। अच्छा, तो अभी उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं क्लियर। 19 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया? जी। अच्छा, तो अभी क्या कहा जा सकता है, अभी कुछ वैकेंसी का कुछ अभी अपडेट आता है हर साल का, तो उसमें कुछ अपडेट आया नहीं है यूपी की साइड पे। अच्छा। हाँ। और यूपी की सरकार पर बार बार जो रोज़गार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एग्ज़ाम को लेकर ये लोग बहुत पार्शियल नहीं हैं, ये लोग ये बताते हैं, कितनी सही है ये बात? आप एस्पिरेंट हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अब इसका क्या जवाब दिया जाए, अब वैकेंसीज तो निकलती ही हैं, अब हाँ। किस लेवल पे धांधली होती है, क्या होता है, कैसे होता है, पेपर कैसे लीक हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, हाँ, वैकेंसीज आ रही हैं? वैकेंसीज तो आ रही हैं, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। अच्छा। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से लीकेज हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, अब चलिए, आपका मतलब आप बता रहे हैं कि 2019 की परीक्षा का अभी तक क्या हुआ ये नहीं पता चला है, लेकिन आप साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि वैकेंसीज आ रही हैं, गड़बड़ी क्या हो रही है ये नहीं पता चल रहा है। देवरिया के प्रमुख मुद्दे आपके हिसाब से क्या हैं? देवरिया किन विषयों पे, किन बातों पर वोट करने वाली है ये जनता इस बार? सभी विधानसभाओं को मिला लें, लोकसभाओं को भी, सलेमपुर और देवरिया आसपास की जो सारी उसमें जितनी विधानसभाएं आती हैं, 7 हैं शायद। 7 विधानसभा, हाँ, 3 संसदीय क्षेत्र लगते हैं। तो क्या मुद्दे हैं? अगर आपको पता है बता सकते हैं कि किसी और से पूछे हम? इनसे पूछिए। बताइए, क्या नाम है आपका? जी रत्नाकर सिंह। हाँ, रत्नाकर सिंह। क्या नाम, क्या करते हैं? ये बिजनेस है कपड़े का, कपड़े का बिजनेस। कहाँ पे? राघव नगर में। अच्छा, राघव नगर में। राघव नगर कपड़े का ही मार्केट है शायद ना? मैक्सिमम कपड़े का ही। ज़्यादातर कपड़े बिकते हर चीज होती है वहाँ पे। हाँ? हर चीज होती है वहाँ पे भी है। हैं। हाँ, हर चीज मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज है वहाँ पे, हर चीज। हर सेक्टर का काम होता है वहाँ पे। हाँ, तो बताइए क्या है इसमें, जो मैंने सवाल पूछा, देवरिया में ज़रूरी क्या है? जी, देवरिया उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जिला है, यहाँ से बिहार की सीमा लगती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में और देवरिया, मतलब कि देवरिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे देवरिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके, मतलब मेडिकल कॉलेज चालू कराया गया है, जो आज के ठीक 75 साल से मतलब हमारे यहाँ कोई सुविधा, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वास्थ्य सही नहीं था, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, अब वो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन चुका है। इससे हमारे यहाँ के युवाओं को काफ़ी अच्छा रोजगार भी कह लीजिए, मतलब पढ़ने का भी और हर चीज़ों का भी, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। रही बात यहाँ के सड़कों की, तो यूपी की गवर्नमेंट जो है योगी जी की, वो हमारे यहाँ उत्तर देवरिया ज़िले में सड़कों का भी विकास करा रही है। रही बात यहाँ, और गुरु हम ये नहीं पूछे कि हो क्या रहा है, हम पूछे कि जरूरत क्या है। जरूरत भी हम आपको बता दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नहीं, अभी हमारे यहाँ जो मेन नगर पालिका का दिक्कत है, वो हमें जो एक बाईपास हमें पास हुआ है, वो गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। अगर हमारी यूपी बाईपास है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देवरिया, ये बैतालपुर से लेके घूम के सोनू घाट, और एक सोनू घाट से, मतलब अभी फिलहाल में यही पास हुआ है। माननीय नितिन गडकरी जी ने इसका, पहले नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया था। आपका नाम क्या है? अर्धेंदु भूषण नाम है हमारा। हाँ हाँ, ये 5-7 साल पहले नितिन गडकरी जी ने 2018 में। हाँ हाँ, वही मतलब अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सही नहीं हो पाया। पता नहीं कहाँ प्रोजेक्ट रुका हुआ है। शुरू हुआ है कि नहीं अभी? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। DPR
हाँ उसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। सर्वे वर्वे कुछ हुआ होगा लेकिन रोड पर कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा है। उसके वजह से जाम की बहुत समस्या रहती है। आप शहर में घुस जाए मेन रोड पे तो आपको 1-1.5 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाएगा दिन में। सोमवारी जाम यहाँ का प्रसिद्ध है, सारे लोग नाम लेते हैं। सोमवारी जाम? हाँ, सोमवारी जाम पेपर में जब भी होता है मतलब मंडे को जब सारी क्राउड भीड़ हो जाती है मंडे को, तो यहाँ इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, मंडे को जाम लग जाता है। हाँ, जाम की भी बहुत समस्या है। बाकी स्वास्थ्य वाला भी है, लोकार्पण हो गया है मेडिकल कॉलेज का। कितना समय हुआ लोकार्पण हुए तो? अरे अभी पिछले महीने हुआ। अक्टूबर हाँ में तो लेकिन आया इसमें अभी सिर्फ ओपीडी चलती है, बाकी और सब सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। हाँ, कोई एडमिट नहीं हो सकता है, या कोई गंभीर पेशेंट आ जाए जिसको एडमिट करना हो, आईसीयू वगैरह, इन सब टाइप की चीजें अभी नहीं हो पाई हैं सुचारू रूप। वो तो शायद धीमे धीमे होगा यार। हाँ धीमे धीमे होगा, लेकिन ओपीडी चल रहा है। हाँ यार हमको कोई बताया था कि कृषि कॉलेज की बड़ी जरूरत लोग उठाते हैं, वो कभी नहीं हुआ। हाँ, क्या नाम है? भैया मैं बीआरडीपीजी से बीएड का छात्र हूँ। नाम है हमारा अनूप। भैया भी कहे हैं, ये भी भैया बोले हैं। हम आपको बता रहे हैं इस समय प्रदेश सरकार दावे पे दावे ठोक रही है कि 4 लाख रोजगार दिया, 5 लाख दिया, 2 लाख दिया, 2.5 लाख दिया। रोज इनके जो आंकड़े हैं रोज चेंज होते हैं। बात कर लेंगे, 2 मिनट बात कर लेंगे। अभी बात हो रही है शिक्षा पे, कृषि वाले कॉलेज पे, उस पे बात करते हैं। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी के टाइम में अलीगढ़ में खेल विश्वविद्यालय और बीआरडीपीजी में एग्रीकल्चर कॉलेज बनने वाला था, लेकिन ये देवरिया के लोगों का दुर्भाग्य है कि देवरिया से शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही के होने के बाद भी यहाँ पे कृषि मंत्री सॉरी देवरिया से कृषि मंत्री होने के बाद भी देवरिया में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय नहीं बन पाया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की कमजोर नेतृत्व, यहाँ हर दूसरा शख्स अपने आप को दावा करता है कि मुख्यमंत्री का खास हूँ, इनका खास हूँ, उनका खास हूँ, लेकिन यहाँ की जितनी बेसिक सुविधाएं हैं हर बेसिक सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पे 7 में से 6 सीटें भाजपा की जीती हुई हैं। 2017 में 7 में 6 सीटें भाजपा जीत चुकी है, लेकिन और मुख्यमंत्री जी के एकदम बगल का जिला है ये, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उपेक्षाएं हैं। मेडिकल कॉलेज की बात कही इन्होंने। मेडिकल कॉलेज बनने से आज के समय में आप अगर जाएं तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ है और जिला अस्पताल कहाँ है। सुविधाएं एकदम बद से बदतर हो गई हैं। बदल दिया गया है। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदल दिया। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदल दिया गया है। गोरखपुर में आपके यहाँ से 40-45 मिनट, आज 4 लेन स्टेट हाईवे बन गया है, 40 मिनट की दूरी पे आपका एम्स का निर्माण हुआ है, चालू भी हो गया। आपके यहाँ फर्टिलाइजर का निर्माण हुआ है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने और माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे भाई, नहीं मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे 2012 से 2017 का कोई एक काम अखिलेश यादव जी का बता दीजिए। पार्टी का बात नहीं करना है ना, वही यूपी में भाई अरे रत्नाकर यहाँ पार्टी शांत रहो यार, शांत। जरूरत की बात नहीं आप सुनो पहले, अगर नहीं सुनो भाई सुनो, नहीं सुनो पहले, सुनो भी तैश में नहीं आना हम लोगों को। हम लोग को सबको धैर्य से एक दूसरे की बात सुन, हम लोग को धैर्य से सुनना भी एक दूसरे को, ठीक है। सवाल हो रही है कृषि कॉलेज की और तुम चले गए गोरखपुर से एम्स पे। यहाँ के कृषि कॉलेज पे बात हो रही है। यही मैंने इनको भी टोका, यही मैं आपको भी टोकूंगा। कृषि कॉलेज पे बताइए आप। कृषि के 3 कॉलेज हैं। अश्विनी नाम पड़ता है, अश्विनी तिवारी। 3 कॉलेज हैं कृषि के, मतलब पूर्वांचल अगल बगल गोरखपुर देवरिया मिला के। एक बीआरडी में शायद है, और एक मेन कैंपस बीडीडीयू, और एक बड़हलगंज, ठीक है, नेशनल पीजी में, ठीक है। एग्रीकल्चर के बच्चे, मेरा भाई है, ठीक है, कक्षा 11वीं का छात्र है, अभी एग्रीकल्चर का ही, ठीक है। आगे इसको बीएससी करनी होगी, बीएससी करनी होगी, और भी चीज़ें करनी होगी, तो सीटें कम हो जाएंगी। कॉलेज कम है तो सीटें कम हो जाएंगी, कंपटीशन फाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब इसके वजह से हमको बाहर इसको भेजना पड़ेगा कहीं। अब अगर क्षमता नहीं है बाहर भेजने की, हमारे ज़िले में अगर व्यवस्थाएं हैं मास्टरेट की पढ़ाई के लिए, बीआरडी में शायद कितनी सीटें हैं? 50 या 60, अनुमानित 50 सीटें हैं। अब आप यही सोच लो, 50 में कंडीशनल भी है, आरक्षण अलग लड़ेगा, सामान्य अलग लड़ेगा, ठीक है। और उसमें हम कहाँ जाएंगे? होता है ना, उसके लिए जो सीटें की जो उसको संख्या है तभी बढ़ेगा। वो तो संवैधानिक रूप से बांटा गया है ना। उसको मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ साहब? तो जैसे हम तो हमारे सिर पे शुरू से ही है, हमको विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो लेके चलेंगे,
आप जब देश ने कहा कि एक बराबर जब तक नहीं होंगे आप 500 साल तक मत होइए, ठीक है, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, ना हमारी क्षमता है कि उसको बदल सकते हैं, हम उसको मना कभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ है उसका जो इसका दर्द हमारे पिताजी झेले, हम झेले, हमारे लड़के झेलेंगे, तो कोई दर्द हाँ और क्या क्या दर्द है आरक्षण का, मतलब मुझे बताइए दर्द क्या है। नहीं आप देखिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है अश्विनी, आप कह रहे हैं कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि उसका दर्द झेले। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आरक्षण का दर्द क्या है। सिद्धांत भैया, जैसे जो कट ऑफ की मेरिट्स आती है, ठीक है, या फॉर्म्स की फीस आती है, एक समान EWS जब तक नहीं आया था, जो एक मिनट रुक जाओ यार, मैं जब बोल रहा था तो आप बोले मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है, जब EWS नहीं आया था, उसे एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये एक्स हैं, ठीक है, ये सामान्य कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये वाई हैं, ये SC कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिस चीज़ों के लिए वो सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अगर 60 रुपया में एक्स ने दिया एग्ज़ाम और 30 रुपया वाई ने दिया, हो सकता है वाई की भी एक्स की भी क्षमता ना हो उतना करने की। भाई क्या सामान्य गरीब नहीं है? सामान्य गरीब नहीं है, सामान्य भी गरीब है, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो उन पिछड़ों से भी गरीब हैं, ठीक है। तो मेरा एक आरक्षण को जैसे EWS बना के 10% का एक मानक दे दिया, उसके लिए भी हमको उस बनवाने के लिए कचहरी से फलाने से नोटरी बनवाओ, हो ठिकाने से बनवाओ, हई कराओ, उसका आएगा अलग से, ठीक है। अगर आप काबिलियत के आधार पे, आर्थिक आधार पे आरक्षण का शायद निर्माण हुआ होगा कि भाई ये कमज़ोर हैं, ये शोषित हैं, दबे हुए हैं। अरे साहब हो गया, दब लिए, अब थोड़ा सा तो आइए। कौन दबा हुआ है दोस्त? जो भी अरे हम अपने वो नहीं कह रहे हैं किसी को, जो चीज़ें थी आरक्षण पे। भाई कोई बोल रहा है तो सुन ले, बात आते हैं, तुम्हारे पास भी आएंगे। आरक्षण का गठन जब जिस बार अम्बेडकर साहब ने जो किया था, तो इसी आधार पर नहीं किया था कि समाज में इनका थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए हम देते हैं। शायद कुछ सालों के लिए था, 10-12 सालों के लिए जो उसका कॉन्सेप्ट था कि आगे हम, क्योंकि उसी में एक रखा गया था ना कि इसमें संविधान में संशोधन होता है और होता रहता है, तो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। वो भैया मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस पे आते हैं कॉलेज वाले पे जो आपका था। अरे गुरु आरक्षण में बात हो रही है, सवाल मेरे सवाल पूछने की बारी आई तो तुम बोले कि इससे मुद्दा नहीं है। मेरा सवाल पूछने का बारी आया। अच्छा इधर आ जाओ, बोल लेना, बोल दो। मतलब जो सामान्य लोग हैं, आपका नाम भूल गया दोस्त। अनूप तिवारी भैया, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं इनको मतलब आर्थिक आधार पर दी गई है आरक्षण, फिर भी आर्थिक मतलब मेंशन है कि आर्थिक आधार पर दी गई है, फिर भी EWS वालों को फार्म भरना पड़ता है 700 में, वही फार्म बाकी लोग को भैया 500 में भरना पड़ता है। तो मतलब आरक्षण देने के बाद भी भैया जो शब्द मेंशन है आर्थिक आधार पे, उसका छूट नहीं मिल रहा है हमको फॉर्म भरने में पैसा जी। कम से कम भैया ऐसा होना कि नहीं, कोई पिक्चर आई थी कि सब बराबर, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लाओ ना। क्यों किसी को, हमको क्यों बताएं कि हम ही को सिखाया जाता है ना। अब SC फॉर्म मांगने जाएगा कोई, भैया SC कैटेगरी का फॉर्म देना, अश्विनी OBC कैटेगरी का देना। अश्विनी अब मैं बोलूँगा कुछ, और मुझे कुछ समझना भी है आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं गुरु, ठीक है चलो आएगा टीवी पे सब। तो गुरु ये समझना भी है हमको, कई सारे लोग मिलते हैं, आरक्षण पे जब बात होती है ना, तो जाति व्यवस्था जो होती है, तथा कथित जाति व्यवस्था, जिसमें एक व्यक्ति कथित रूप से अगड़ी जाती है, एक पिछड़ी जाती है, ठीक है, और एक दलित जाति है, और फिर कई बार बहस में बोलने वाले लोग, एक बहस में कई सारे लोग बोलते हैं कि मनुवाद की बात करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बात होती है। तो यार वहाँ से उन्मूलन शुरू करना होगा, वहाँ से सही करना होगा, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मेरे एक परिचित हैं, वो पढ़ाते हैं दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में, तो वो हमसे बताते हैं कि यार अगर उन्मूलन होना है, इस तरह से आप लोग अगर जनरल कैटेगरी के लोग भी ये बोल रहे हैं कि ठीक है सबको बराबरी का अधिकार दे दो, बराबरी, तो ये बराबरी वहाँ से क्यों नहीं होनी चाहिए कि सभी वर्गों के लोग शौचालय भी साफ करें, सभी वर्गों की लोगों की नौकरी गटर में उतरने पर भी लगाई जाए, वहाँ पर भी उतना ही क्यों नहीं, मेरी बात सुनिए, उतना ही क्यों नहीं बराबरी का अधिकार होना चाहिए। वो बोलते हैं कि जब अच्छी सरकारी नौकरी की बात आती है, ये मेरे शब्द नहीं हैं, मेरे दोस्त के शब्द हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, और वो बोलते हैं कि भाई जहाँ सरकारी नौकरी की बात आती है वहीं पे सबको दिखाई देता है कि आरक्षण की बात होती है, लेकिन जो एकदम निचले तबके की नौकरी है, जिस नौकरियों के बारे में मैनुअल स्कैवेंजिंग जिसको कहा जाता है,
गटर में उतरा हुआ एक सफाई कर्मी है, उसका चेहरे तक डूबा हुआ है। हम पूरे लोगों के समाज के लैट्रिन और पेशाब में उसका सर तक डूबा हुआ है। तो वहां पर आरक्षण लागू करने की बात आती है तो चीजें डाइवर्ट होने लगती हैं। उनकी जो जगह है आरक्षण, उसमें हम नहीं जा सकते। हम अगले हैं ना, तो हम नहीं जा सकते। एक सेकंड रुकिए, कैसे जा सकते हैं भैया रत्नाकर सिंह? उनकी जगहों पे हम नहीं जा सकते। अब बता रहे, 1 मिनट सुन लीजिए। उनकी जगह पे, अरे रुक जाइए भैया, उनकी जगहों में हम नहीं जा सकते भैया। उनकी जगह पे आप नहीं जा सकते। हम किनकी जगह पे? जैसे जो गवर्नमेंट वाली आप बता रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की जो नौकरी आती है उसमें बात आती है कि इनका नहीं हुआ। उनका जो सीट होता है, जो नाली में डूबते हैं बेचारे, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, काम करते हैं, वो भी हमारे भाई है भैया। उनकी जगह ना उन्हीं के लोग खाते हैं। कौन खाता है? कि जिनके घर में वो नौकरी है वो उसी पे कब्जा करता है। उनको पहले हटाइए मलाई वाले पोस्ट से उनको। तो भैया वही तो कह रहे हैं वो। आप जो देखिए, जो भैया कह रहे हैं, आलोक दीक्षित भैया यही कह रहे हैं कि वो चीज जो उन्मूलन हो वो शुरू से हो। वैकेंसी अगर आगे चल के वैकेंसी आएगी भी अगर उस पोस्ट पे, तो फिर सबके लिए आएगी। आपके कहने का मतलब है कि आपका नहीं होता है, उनका होता है। नहीं, जो भी हो, मतलब कहने का मतलब अगर चेंज जो होगा तो वहीं से होगा। मैं भी जनरल कैटेगरी से ही हूँ, आलोक दीक्षित नाम है मेरा। तो कहने का एक चीज़ है कि जैसे अभी आरक्षण है, हम लोग जैसे जनरल कैटेगरी के, तो कोई पोस्ट आती है तो अगर कोई एससी वाला है, अगर उसका जैसे नंबर है हाईएस्ट हो गया, मतलब वो जनरल वाले से हाईएस्ट हो गया, तो उसको लोग जनरल कैटेगरी में ले लेते हैं। ये चीज़ हटनी चाहिए, बस ये चीज़ मेरा कहना बस यही है कि जैसे क्योंकि जनरल कैटेगरी होती क्या है ना, मैं बता दूं, कैटेगरी जनरल है, हाँ, वो अनारक्षित है, वो अनारक्षित है। एटलीस्ट हटा देनी चाहिए, ये चीज हटा देनी चाहिए कि वहाँ पे अगर जनरल वालों की कहने का मतलब है कि उसमें जनरल कैटेगरी के लोग बस। हाँ, आरक्षण से मैं नहीं कह रहा कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण तो ठीक है क्योंकि वो बना हुआ है, लेकिन ये चीज हटा देनी चाहिए कि जिस कैटेगरी में जनरल के लोग हैं तो उसमें जनरल को रखें। बस सुन लेते हैं प्लीज एक बार। हाँ बताओ गुरु। हाँ, अर्धेंदु भूषण पहले बताया था। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उन्मूलन वाली बात कर रहे थे आप, नीचे से शुरू होनी चाहिए। ऐसा सारी जगहों नहीं है। सारे गांव में इस समय ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है, इसी पंचायती में। उसमें सारे लोग ब्राह्मण काम करते हैं, अधिकतर लोग भी ब्राह्मण हैं, और वो लोग झाड़ू भी लगाते हैं, और वो भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, और सारी चीजें करते हैं। गलत है इसमें? नहीं तो आपने उन्मूलन की बात कही, जो नीचे से होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, भैया आपके सवालों का जवाब मैं आपके दोस्त। और दूसरी चीज ये है कि हमारा आरक्षण का, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये, आपने ये जो बोल रहे हैं कि आरक्षण का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मेरी एक क्वेरी है कि आरक्षण की जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वो नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान आम जनता उठा रही है। नुकसान जो पात्र, सुन तो लो भाई, मेरा सवाल पूरा हो जाए तो। और नुकसान एकदम निचले लेवल वाले भी लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? सब जगह के लोग क्यों नहीं, नुकसान सारे लोग उठा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। और जो पात्र हैं वो वंचित रह जा रहे हैं, और जो सही लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अब एक उदाहरण देते हैं। ये बताइए, मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष थी, नीतीश कुमार पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी हैं, ये लोग आरक्षण का लाभ तो बिल्कुल लेते होंगे। हाँ, रामविलास पासवान जी के, सॉरी। हाँ, तो ये लोग आरक्षण का तो लाभ लेते होंगे। मतलब इनको आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? उनके संवैधानिक अधिकार है, बस यही मेन उनका संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं। आरक्षण का आधार जो होना चाहिए वो आर्थिक होना चाहिए। हाँ, अब मेरी बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट है, मेरी तुम्हारी बहस से बहुत ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट सरकार के, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सबके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। जी जी जी। वॉचडॉग कहते हैं उसको, जो नजर रखा हुआ है, कंट्रोलर है वो। जी जी। तो यार, संविधान की जो रक्षा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर अनादर कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट आदर अनादर करने का ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने या सराहना करने भर का अधिकार है। हमको मानना है कि भाई फैसला है तो हमको मानना है, भले ही मुझसे सहमत ना हो। जी जी जी। नंबर एक बात। दूसरी बात, संवैधानिक अधिकार, हमसे तुमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने समाज के हर वर्ग का अध्ययन किया। वो कमीशन देवरिया के दीनदयाल पार्क में नहीं आया। जी जी जी। वो कमीशन देश के कई हिस्सों में उसके पास रिपोर्ट आई। आर्थिक आधार, मंडल की, हाँ, मंडल कमीशन कहा गया जिसको। और हाँ, और जो समाज में आर्थिक आधार पे इम्बैलेंस है, उसको हम लोग एक छोटे से यूनिट से नहीं समझ सकते, समझे? ये मैं बता रहा हूँ, एक छोटे यूनिट से, देवरिया से नहीं समझ सकते, बनारस से नहीं समझ सकते, नोएडा गाजियाबाद से नहीं समझ सकते। पूरे देश में आर्थिक आधार पे जो इम्बैलेंस है उसको देखना होगा, ठीक है? और उस आधार पे, ये पूरे उस आधार पे देखने के बाद आरक्षण की ये रूपरेखा तय की गई कि जिसके आधार पर उन वर्ग के लोगों को जो
आर्थिक और शैक्षणिक आधार पे अभी भी वंचित हैं, अभी भी स्कूल कॉलेज में उनको दिक्कतें हो रही हैं दाखिला लेने में, इसलिए उनको दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन है। क्या करते हैं आप? मैं जो है छात्र हूँ। नेता भी हैं? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, छात्र ही हूँ। मैं यूपी में हूँ ना, पोशाक से आप मैं गेटअप से लग जाता है कभी कभी, कोई नेता भी होगा। जी जी। सनातन बताइए। सनातन ये है कि जब इंदिरा साहनी का केस भी दर्ज हुआ, जब बीपी सिंह की सरकार थी, हाँ। कमंडल के बाद से, जब मंडल के बाद कमंडल चला, तो उन्होंने भी 10% आर्थिक आधार पर देने की घोषणा की। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने साफ कहा कि अभी भी जो मूलभूत आधार है वह जाति ही है और जाति की पर ही आरक्षण देना चाहिए। और जो 10% उस समय 92 में था, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया और वर्तमान में जो सरकार ने दिया है, उसी समय 50% का कोटा भी लाया गया कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी भी जो 10% आरक्षण लाया गया है आर्थिक आधार पर, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हो सकता है ये बदल जाए। बाकी बात है जो अनुसूचित जनजाति की, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जो अनुसूचित जनजाति में लोग ऊपर उठ चुके हैं, आरक्षण उनसे हटा देना चाहिए, क्योंकि जो उनके दबे हुए लोग हैं वो उनका हक खा जा रहे हैं। जैसे ये संवैधानिक अधिकार है कि एक डॉक्टर अनुसूचित जाति का लड़का वह स्वयं अनुसूचित जाति के कोटे से मेडिकल में एडमिशन करा सकता है, लेकिन एक गांव में पढ़ने वाला क्योंकि उसका अधिकार है वो। हाँ, तो इस पर सरकार को कमेटी बना देना चाहिए, जैसे मंडल आयोग के बाद फिर कोई पिछड़ा वर्ग आयोग, और इस पर संशोधन करके और अनुसूचित जनजाति के जितने नेता हैं या लोग हैं उनको भी अपना मनोबल ऊंचा करके ऐसा करना चाहिए कि वो लोग स्वेच्छा से अपना परित्याग कर दें जो आरक्षण का हो। अच्छा, आपके कहने का मतलब है, जी। सनातन आपका नाम है ना? सॉरी, जी, हाँ। जी, जी। आपके कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति के जो नेता हैं या जो समृद्धशाली हो गए, वर्ग से ऊपर उठ गए, जो समृद्धशाली हो चुके हैं, उनको स्वेच्छा से आरक्षण का खुद के लिए, मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं, अपने समाज के लोगों के लिए, अन्यथा ये नहीं, मतलब अगर मान लीजिए मैं अनुसूचित जाति से हूँ, मैं उठ गया ऊपर, मैं जी, जी। 2 लाख रुपए महीने कमाई लगा किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया, हाँ। तो मैं खुद का आरक्षण त्याग दूं कि ताकि मेरे समाज के दूसरे लोग आ दूसरे लोग सके, उसका लाभ मेरे ही समाज के। जी, जी। ये कहने का मतलब है जी, आपका? जी, 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 जी। अच्छा। हम सरकारी वाले में उठाते हैं। हाँ, बोलो बोलो, क्या नाम है जी आपका? विजय मेरा नाम है। क्या करते हो विजय आप? मैं पढ़ता हूँ और क्लास नेशनल में? एथलीट हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और एथलीट हो आप? और नेशनल एथलीट हूँ और किस खेल में यार? मैं बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में? जी। ओके। ओके मैं आपसे वहाँ स्टार्ट नेशनल करूँ। नेशनल खेले हुए हो? जी हाँ। कहाँ था लास्ट? मैं गोवा में था लास्ट में। गोवा में। कब? मैं JNK से खेलता हूँ। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं लास्ट 2 साल से यहाँ पे हूँ। JNK से खेल रहे हो? जिनकी जी टीम हाँ, से? JNK। यूपी की टीम से नहीं है क्या? नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ बेसिकली, बट आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 2 years। तुम यहाँ से हो नहीं आप? नहीं, हाँ, मैं 2007 से मैं स्टार्ट करूँगा, जहाँ से आपने कहा कि कमेटी बनी थी इस मुद्दे पे, बताइए। जो रिजर्वेशन मिलता है सबको, राइट? तो वो बहुत पहले बनी थी और उस बेस्ड वन पे उस टाइम पे जो मेंटेलिटी थी, जो लोग छोटी जात से होते थे, वो एक ऐसी सोच बनी हुई थी लोगों की कि उन लोग समझे पिछड़ा हुआ मानते थे। उसके बेस पे बनी थी ये कमेटी कि ठीक है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फाइन, अब ठीक है। बट आज के टाइम पे देखा जाए, कोई भी ऐसा कास्ट नहीं है जिसके लोग किसी हाई पोस्ट पे नहीं है। तो अगर ये रिजर्वेशन वाला ठीक है, अगर रखना सही है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट ये रिजर्वेशन है तो सबके लिए होना चाहिए, मतलब हर कास्ट के लिए होना चाहिए। बट उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप सच में किसी ऐसे सिचुएशन में है, जैसे आप कोई गरीब है या ऐसे पिछड़े एरिया से, या मतलब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन पे, उसके लिए हो। और जो लोग उसके ऊपर आ जाते हैं, उन लोगों के लिए हटा देना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके। अब नई कमेटी बननी चाहिए जिसके बेस पे, और उसके हिसाब से एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, सब लोगों को, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। और DY चंद्रचूड़ का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है, सब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुख्य हाँ। न्यायाधीश बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सब सुप्रीम, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस जस्टिस है, चीफ जस्टिस बन जाएंगे 2 साल। DY चंद्रचूड़ हैं। उनका 2 दिनों पहले का बयान था और वो बयान बहुत ज़रूरी है, और मैं भी उस बयान को समझता हूँ और उस बयान को समझता हूँ जो आप लोगों को भी जानना चाहिए। इस देश में कास्टिज़म टाइप की, जातिवाद टाइप की कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा लोग तब वही कहते हैं जो कथित रूप से अगड़ी जाति के होते हैं, कथित अगड़ी जातियों के होते हैं। ये बात वही लोग कहते हैं। इस भीड़ में अगर कोई एक दलित होता, एक कोई आदिवासी होता, अगर कोई एक ऐसे वंचित समुदाय से होता जिसको आरक्षण का लाभ दिया गया है संविधान द्वारा, वो जो सच कहता, वो जो अपनी बात कहता, वो हम सारी लोगों के बातों से एक अलग बात होती। तो नहीं भाई, प्लीज डोंट इंटरप्ट, मुझे सुनिए आप। और वो एक अलग बात होती। हम अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं,
है ना। हम अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन एक आदमी जिसको आरक्षण का लाभ मिला, वो प्रोफेसर हुआ, उसके आरक्षण का लाभ मिलने की वजह से उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला मिला, उसके कम पैसे में पढ़ाई हुई, वो एक देश की एक आला यूनिवर्सिटी मान लीजिए प्रोफेसर है, और उससे समझिए कि उसका समुदाय क्या है। या एक स्कूल में जाता बच्चा जिसको इसको सरकारी स्कूल में दाखिला मिला, वो बताएगा कि आरक्षण का लाभ क्या है। हम लोग ऐसे माथा गुत्थी करते रह जाएंगे, बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग और ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई गर्व की बात नहीं है, ये बात एक सामान्य सी बात है कि हम सभी लोग संपन्न हैं कमोबेश, हम सभी लोग कमोबेश संपन्न हैं। अब मैं दूसरे मुद्दे पे भी चलूंगा। इसी मुद्दे पर जो देवरिया का बात है उस पे बात हो भैया। ऐसे नहीं करिए, पहले हाथ मत पकड़िएगा। हाँ, नहीं, और भी बात करेंगे, और भी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। एक प्रश्न मैं पूछूंगा। यहाँ सारे लोगों ने आरक्षण की बात कही, यदि यह पूछ दिया जाए इन्हीं में से कि आरक्षण किस आधार पर मिला है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 16 के किस भाग में आरक्षण की बात कही गई है, 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसका अर्थ क्या होता है, बता पाने में ये लोग पीछे हट जाएंगे। जो भी मैं ला का छात्र नहीं हूँ भाई, तो आरक्षण पर अगर हमको बहस कर, ये एक नैरेटिव है जो पूरे देश भर में फैलाया जाता है। ये विशेषाधिकारों का हनन नहीं है, एक विशेषाधिकार का निर्माण भी नहीं है। ये तथाकथित कुछ पिछड़े लोग हैं, देश में विभाजन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। एक वर्ग कहेगा मैं तो सत्ता संपन्न हूँ, दूसरा वर्ग कहेगा मैं तो विपन्न हूँ। ऐसे ही क्रांतियाँ जन्म लेती हैं। संविधान निर्माताओं ने सोच कर दिया है, और अभी जिस स्तर से लागू किया जाना चाहिए नहीं हुआ है। धीरे धीरे जब लागू होगा स्वेच्छा से लोग हट जाएंगे। आरक्षण मतलब आपका कहने का मतलब है आरक्षण नहीं लागू होता तो देश में क्रांति हो जाती है, हो जाएगी। नहीं लागू होता तो अगर ठीक है। एक वर्ग सर सनातन जी आपकी बात सुन लिया, और भी बातों पे बात करें। भाई सर मेरी बात सुन, सर मेरी बात। एक आपसे बात हुई यार, और लोगों से भी बात करनी है तो। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? वरुण पाठक। वरुण क्या करते हैं? वरुण जी संत विनोबा से बीए सेकंड ईयर कर रहा हूँ। संत विनोबा से बीए सेकंड ईयर इस साल कर रहा हूँ। संत विनोबा? जी जी कहाँ पे है ये यही नेहरू नगर में है। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा तो नहीं है कि अध्यापक अच्छी पढ़ाई कह दिए हो। भाई अब तुम भी वही पढ़ते हो क्या? नहीं तब कैसे बता रहे हो उसे कॉलेज के बारे में? अब भैया सच्चाई तो बोला नहीं जा सकता है ना। उसको अध्यापक आते होंगे उसके क्लास में? आते होंगे, अब क्या बोला जाएगा। हाँ, तो पढ़ाई खराब होती है। हाँ जी हाँ, बताओ गुरु, क्या बोलना चाहते? बहुत देर से बुला रहे थे तुम हमको। जी भैया, देवरिया के बारे में क्या कुछ बता रहे? जी भैया, देवरिया के बारे में ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी रोड मतलब कई जगह आप आए होंगे, खुद आपने देखा होगा कि हमारे कई जगह रोड खराब है, और प्लस गंदगी कही जा रही है कि स्वच्छ भारत अभियान आप खुद अपने पीछे देख लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान कितना चल रहा है। आप प्लस हमारे जिस कॉलेज में हम हैं, अब बुराई नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुद वहाँ पर जाकर देखेंगे कैसी पढ़ाई चल रही है, प्लस वहाँ पे कैसी सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को, मूल कैसी है वो देखा जाएगा। भैया इनके कॉलेज में आप जाकर देखिए, ये बड़ा कह रहा है कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ाई हो रही है भैया? आधे से अधिक तो वहाँ पे खंडहर है सब, BIDPG कॉलेज में आधे से अधिक खंडहर है सब वहाँ पर। आप और बारिश के मौसम में भैया, आप बारिश के मौसम में यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, उधर का सारे रास्ते भैया पानी से भर जाते हैं सर। पानी मतलब पूरा हर रास्ता पानी से भरा हुआ रह रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो बस स्टेशन यहाँ पर स्थित है, इसको ले जाएंगे लोग बरहज मतलब सोनू घाट के साइड में। ये मतलब गलत बात है कि नहीं है भैया? अब जिसको यहाँ सुविधा मिल रही है यहाँ पर ले। और ये भी कहा गया है मेडिकल कॉलेज में OPD खोला गया है, जिसकी एक्सीडेंट हो रही है भैया यहाँ पर अभी भी नहीं लाया जा रहा है, अभी भी गोरखपुर में ले जाया जा रहा है। जी कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है भैया। सलेमपुर में मेरे कोविड का कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, गोरखपुर भागना पड़ता था। गोरखपुर में तो वैसे ही कंडीशन खराब थी। हाँ, मेन यहाँ की प्रॉब्लम शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा का कोई है नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ाई कुछ अच्छी। मेरा विवेक नाम है जी। तो शिक्षा में तो कोई यूनिवर्सिटी, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इतना बड़ा जिला, आपको पता होगा यहाँ से बेलथरा लाल रोड तक पूरे बरहज कितना बड़ा एरिया कवर करता है।
कोई एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, एक भी एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कुछ जो स्कूल बेसिक लेवल पे भी कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है जो गवर्नमेंट अच्छे से एग्जीक्यूट करा पा रही हो। विधायक और सांसद देवरिया में एमएलए एमपीज बनते हैं इसीलिए बनाए जाते हैं कि बस आप बन जाइए और यहाँ पे अर्न कर लीजिए, यहाँ पे जितने पास करना है बजट छोटे मोटे काम कराइए और फिर अपना पूरा कर लीजिए। जैसे रिटायरमेंट एज पे वो कौन हमारे कैबिनेट मंत्री भी थे, वो भी कलराज मिश्र कैबिनेट मिनिस्टर राज्यपाल भी हैं अभी, उन्होंने भी बना, उनका कुछ भी एक्टिविटी ऐसा दिखा नहीं जो देवरिया में कुछ एक्टिविटी कुछ हुई हो, कुछ भी डेवलपमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ सब एम्प्लॉयमेंट तो एक नेशनल इशू है ही है, देवरिया का इशू आपको बता रहे हैं कि आप गुड़गांव चले जाइए, महाराष्ट्र पुणे, आपको दिखता भी होगा जितने भी आपके यहाँ एडमिन मेंबर्स होंगे जितने भी कंपनी में या फिर कहीं भी मजदूर लेबर क्लास के वर्क है उनसे पूछिएगा घर कहाँ है, उनका देवरिया होगा, बलिया होगा, बस्ती होगा, इधर ही आसपास के होते हैं, बिहार के होंगे। देवरिया पिछड़ा क्यों है? क्यों यहाँ के लोग ग्रुप डी में ही रहते हैं हमेशा? क्यों जाना क्यों पड़ता है? अगर ग्रुप डी के लिए भी है तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ग्रुप डी में वो काम कर सके, सर्वाइव कर सके? यहाँ पे उनको मनरेगा में मिलता है, यहाँ पे या तो मजदूर काम करेंगे और यहाँ पे उतना पैसा नहीं मिलेगा कि जी पाए, तो वो जाते हैं कि बाहर जाके कमाते हैं। फैमिली कंडीशन यहाँ ख़राब होती है, वहाँ से पैसे भेजते हैं, कंडीशन ख़राब, वहाँ से पैसे भेजते हैं जो भी काम चलाते हैं, ऐसे करके जीरो माइग्रेशन। आपने देखा माइग्रेंट कैसे कोविड में भी कैसे आए, सबसे ज़्यादा इधर के लोग आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे। यार कोविड का सेकंड वेव बीत गया, आप सरकार बोल रही है कि उन्होंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है। रजिस्ट्रेशन किया था कुछ लोगों का, योगी सरकार ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन किया है कुछ लोगों का, जो माइग्रेंट जाते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे, उनको यहीं पे जॉब दिया जाएगा। तो अब जॉब देंगे कैसे? डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए, एजुकेशन चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो नहीं रहा कि एमएनसीज यहाँ पे खुले, क्यों एमएनसीज गुड़गांव में खुलती हैं? कुछ ऐसा तो चाहिए नहीं उसके लिए रिसोर्सेज। नोएडा में तो खुल नहीं शायद ना, नोएडा में है, यूपी में बस एक नोएडा ही है। क्यों नोएडा? क्योंकि वो हाँ नोएडा क्यों है? क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर में आ रहा है, तो उसका डेवलपमेंट दिल्ली की वजह से हो गया। यूपी का क्यों नहीं हो रहा है? इधर हमारा पूर्वांचल क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली पूर्वांचल में आपको कुछ, आपने तो देवरिया का नाम भी नहीं सुना होगा। देवरिया के बहुत सारे पूर्वांचल में बस गोरखपुर ही सुना है, बनारस। पूर्वांचल में तो बनारस भी आता है, बनारस में तो काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मोदी जी के नाम पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ आप वहाँ के ग्राउंड पे आप गए अभी तक नहीं गए हो, या फिर आप में भी जाने वाले होंगे? बनारस का रहने वाला हूँ। अच्छा, बनारस के तो आप देखे होंगे वहाँ पे कंजेस्टेड, वहाँ का ट्रैफिक और वहाँ का सीवर आप देखे होंगे, अभी भी प्रॉब्लम वैसे ही है, पुराना कंडीशन वैसे ही है बनारस। गोरखपुर में बस एक फर्टिलाइजर और एम्स स्कूल है, एम्स भी बहुत पुराने टाइम से चल रहा था प्रोजेक्ट, अखिलेश के टाइम से स्टार्ट हुआ था। और देवरिया में मेडिकल कॉलेज है आपका, देवरिया मेडिकल कॉलेज है, ये बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज देवरिया में, जो सरकारी हॉस्पिटल ही मेडिकल कॉलेज बन गया, ऐसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल सरकारी है, मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टेक है उनका, सरकारी हॉस्पिटल को ना अटैच कर दिया गया, अटैच कर दिया था मेडिकल कॉलेज से शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश जायसवाल है। भैया आराम से पहले सर बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा देवरिया जिला है ये पूर्वांचल का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ 7 मिलें थी, एक भी सारे बंद हैं। यहाँ कृषि मंत्री यहीं के देवरिया के हैं, लेकिन नदारत है, कोई चीनी मिल का उद्घाटन नहीं हुआ, ना कोई से काम हुआ। लोग यहाँ कोई रोजगार का कोई अवसर ही नहीं है। कोई बड़ा बोर्ड लगा था, अभी हम आ रहे थे उधर से, तुम्हारा भटनी सुनो भटनी से हम वो वाला बर्फी खा के आ रहे थे, केवड़ा की बर्फी खा के आ रहे थे, तो बड़ा सा बोर्ड हम देखे, राइट साइड में लिखा था कि निभाया, ऐसे कुछ करके लिखा था, पहले 10,000 करोड़ का बकाया, और गन्ने का हाँ गन्ने बिल का बकाया पड़े थे। तो गन्ने का बिल बकाया सर, देवरिया जो 7 मिलें थी, 7 मिलें बंद है। बकाया कब का दिए? पिछली बार का दिए। इस बार न मिल गन्ना खरीदे, न मिल चालू हुआ। बैतालपुर था, देवरिया था, हमारे चीनी कटोरा कहा जाता था। देवरिया कुशीनगर जिले थी तो 14 चीनी मिले थे उत्तर देवरिया जनपद में, लेकिन आज एक भी सब बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि हमारे सब मंत्री नदारत है, कोई रोजगार का अवसर नहीं। एक मिनट भैया, अभी अब दीजिएगा, रोजगार का एक भी कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है जो बच्चे एजुकेशन करें। भैया एजुकेशन करें और अच्छी जॉब में जाएं, ठीक है सर। तीसरी बात शिक्षा की बात कर लिए, यहाँ भी जो हमारा जिला चिकित्सालय, सारे मरीजों को रिफर किया जाता है गोरखपुर जाइए, कोई चिकित्सा भी नदारत है। लेकिन पर वही बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि अरे यार वो कहाँ चढ़ गया, अरे यार चोट ना लग गई उसको? नहीं चोट नहीं, चला गया, अंदर चला गया। स्पाइडरमैन। अच्छा जी। तो और सर यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है पूरे जनपद में। का जो कटोरा देवरिया, मतलब पूर्वांचल में देवरिया जिले को कहा जाता था, देवरिया से अलग होके आपका कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो पड़ौना फिर कुशीनगर, उस पर हम आते हैं। पूर्वोत्तर की सरकार
बसपा की गवर्नमेंट ने सारी चीनी मिलों को औने पौने दामों पे बेच दिया, जिसमें आपका देवरिया, गौरी बाजार, भटनी, ठीक है। अभी आपके देवरिया जिले में एक चीनी मिल चल रही हो, प्रतापपुर फैक्ट्री, आपको भी पता होगा। ये मामला चल रहा है आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट, जिसपे कोई भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। योगी गवर्नमेंट ने उस पर अथक प्रयास किया। ओडीओपी का जो आया है वो डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोडक्ट में है, जो देवरिया को गुड़ ही दिया गया है, मतलब गुड़ को के लिए चयनित किया गया है ओडीओपी में। तो भाई देखो, चीनी मिल की जो समस्याएं हैं ना, ये 5 साल में नहीं उत्पन्न हुई। देखिए आप भाजपा रोजगार क्या दिया, रोजगार क्या दिया? अच्छा सुनिए, आप व्यवसायी हैं, रोजगार क्या दिया? अच्छा एक व्यवसायी, अगर हम लोग माने सरकार ने दे रही, कौन सा उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार ने देवरिया में कौन सी रोजगार के अवसर पैदा हो गया? किस चीज की अवसर पैदा हो गया? मैं इनको बताता हूँ। सेवा योजन कार्यालय है, देख रहे हैं, उसकी साइटें आती हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। वहाँ महीने में 20 रोजगार मेला लगता है, 20 रोजगार मेला। मेरी बात सुन लो, महीने में कितने रोजगार मेले लगे हैं? अरे भाई यार भैया रोजगार मेला के नाम पे रोजगार मेला के नाम पे भैया एक मिनट हमको भी तो सुनिए। टेंट लग जाता है, जो 4 अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं, खाते हैं और सिर्फ हो जाता है। रोजगार पिछले 4 साल में सिर्फ इसका दावा होता है, सिर्फ दावा। भैया जो मेन बात है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भैया, बीआईडीपीजी कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से पहले 1954 में देवरिया में बीआईडीपीजी कॉलेज एग्रीकल्चर के लिए है। वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर से लेके पीएचडी तक शोध होता है। यहाँ पे बीआईडीपीजी में शोध होता है, लेकिन आप जाएंगे तो पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कुछ नहीं है। छात्राओं को ऐसे जाना है, खुले में चले जाना है, कोई मूलभूत सुविधाएं है भी नहीं, जो हैं वो भी टूट चुके हैं। हर चीज छत ऊपर से गिर रहा है, छत ऊपर से गिर रहा जा रहा है भैया, उसे बनवाया जा रहा है भैया। मैंने आपसे पहले ही कहा बीआईडीपी आप जाएंगे तो देखेंगे खंडहर है, वहाँ पे खंडहर बना हुआ है भैया। उसे कहा जा रहा है, बनवाया जा रहा है, गिर रहा है। गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। बीआईडीपीजी कॉलेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए योगी जी की सरकार काम कर। अरे दावा नहीं है गुरु, पहले बात तो सुन लीजिए मेरी। किसी चीज को जमीन पे उतारने के लिए पहले जमीन चाहिए होती है, नहीं घर बनाना है तो हवा में तो बनाएंगे नहीं, जमीन चाहिए आपको। तो जो बीआईडी, अरे भाई हमारी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। बीआईडी की जो जमीनें हैं, सपा के मतलब कुछ तथाकथित भूमाफिया लोगों ने उस जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जो मामला कोर्ट में चला, जरा एक बार आप पता कर लीजिएगा मेरे बड़े बीआईडी पता बबलू यादव जी की तरफ जाएंगे ना तो पूरा का पूरा खेत खाली है। यार चिल्ला क्यों रहे हो यार, उतना? बात से बात करोगे, डिबेट को तर्क करिए ना, वितर्क मत कीजिए। बबलू यादव जो यहाँ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी थे, उन्हीं लोगों के जो पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी के वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं लोगों के जो मित्र मंडली थी, अपनी टीम थी, उन लोगों के द्वारा भूमाफिया मिल करके उसी बीआईडीपीजी की जो जमीन की बात कर रहे हैं उसको एक्वायर किया गया सपा गवर्नमेंट में, जिनको हटा भी दिया गया था। और जो ये बात बोल रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, आपको याद होगा कि शिक्षा की किस तरह की दशा थी इस उत्तर प्रदेश में। बता रहे हैं, बता तो रहा हूँ भैया, सुनिए तो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, भाई हमको ये बताओ सपा की सरकार में क्या दिक्कत है शिक्षा में? बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो गांव की युवा पीढ़ी थी, क्लास 10 में पढ़ने वाली और 12 में पढ़ने वाली, उनको विद्यालय में क्वेश्चन पेपर आते ही मौका से और बाकी चीज़ों से व्यवस्थाएं मिल जाती थी। एक नया परंपरा आया था उत्तर प्रदेश की जनता में और पूर्वांचल में, जिसका एक नया नामकरण किया गया था हिंदी भाषा में, जिसका नाम था सुविधा शुल्क। एक नया शब्दकोश जन्म लिया था, सुविधा शुल्क। उस सुविधा शुल्क को लेकर के लड़का 10th में और 12th में पास होता था। वो परंपरा बंद हो गई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद। क्या नाम है आपका? प्रवीण मणि तिवारी। प्रवीण, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं तैयारी करता हूँ। किस क्लास में है अभी? मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। 12th कब किया था आपने? सन 2011 में। 12 कक्षा 12 आपने 2011 में पास किया, और 10th कब पास किया आपने? 2009 में।
उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव सरकार थी। 11 में मायावती थी, 12 में अखिलेश यादव आते हैं। मायावती की सरकार के समय सब सही था? नहीं सही था। तो तुम कैसे पास किए गुरु? अरे हम पास किए, हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ रहे हैं? तो सुविधा शुल्क का नाम लिए हाँ, और तुम बता रहे हो कि मुलायम सिंह यादव की सरकार की मैं बात किया हूँ अपनी। मैं कब पास किया इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में, यही बात 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुनिए तो भाई देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं। हाँ। इतनी दूरी पे तुम आराम से बोलोगे तब भी हम सुन लेंगे। मेरा टोन देख रहे हो? मैं इतना धीमे से बात कर रहा हूँ और तुम भी इतने धीमे से बात कर रहे हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके पहले 12 के पहले बसपा की सरकार थी। ठीक है भाई, हल्ला नहीं। हमको भी थोड़ा हम भी पढ़ के आए हैं ना। हाँ। और 7 से पहले सपा की थी फिर से। और शिक्षा का स्तर 2007 तक की सरकार में, 12 तक की सरकार में, 17 तक की सरकार में कैसा था? खराब था? वही खराब था। सुविधा शुल्क वाली व्यवस्थाएं थी। शुल्क लेके क्या होता था? हर विद्यालय पे सेंटर पे जो लड़का पेपर देने जाता था तो 2000-3000 रुपये सुविधा शुल्क लगते थे। जो पढ़ा उससे नकल होता था। तुम भी गुरु वही। हाँ, तो क्या करे उसके लिए? हैं, हाँ दिए थे। तुम दिए थे? मैंने दिया था। अगर उस समय बोले दिए थे यार। अरे यार बोल रहे हैं नहीं दिए थे। अरे यार तुम अभी बोले दिए थे। अरे बोल रहे हैं नहीं दिए थे। नकल अब बोलो नहीं दिए। ये जो नकल की बात है वो नकल आज भी हो रहा है। भाजपा सरकार में इसको तो भाजपा सरकार में थोड़ा इसके पास करने के सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड ये हुआ है कि ग्रेडिंग प्रणाली आ गई है। अब जो एकदम बिल्कुल नहीं लिखेगा, एक लाइन न लिखे कॉपी में, वही फेल होगा। अगर कुछ भी लिख दे तो पास हो जाएगा। और पिछले कई सालों से तो हम देख रहे हैं कि लोगों को ऐसे परसेंटेज के हिसाब से पास कर दिया जाता है। रिजल्ट इतना कम बना है, इतना कम परसेंटेज दिख रहा है सरकार का, इतने लोगों को और बढ़ा दो परसेंटेज के हिसाब से पास कर दो। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि आप कैमरा कभी भी हमसे मिल लीजिएगा, कहाँ नहीं नकल होता है हम आपको नकल करवा देंगे। हाँ हाँ। और ये जो पास होने का सिस्टम है, सब जगह। एक सेकंड मास्क उतार के पहले कैमरे पे चेहरा दिखाओ अपना। मजाक कर रहे हैं। पास होने का जो सिस्टम है वो बस अपग्रेड हो चुका है। अब बता रहे हैं जो बिल्कुल कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा वही बस फेल होगा। और उसके बावजूद भी सरकार परसेंटेज बढ़ा देगी। आपने देखा होगा कि इतना परसेंट कम रिजल्ट हुआ है तो हम इतने लोगों को पास कर देंगे। सुन लिया। अब और लोगों से बात कर ले। बिल्कुल। हाँ गुरु बताइए क्या नाम है आपका? आलोक दीक्षित। एजुकेशन और सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ। एजुकेशन और हेल्थ मुद्दा होना चाहिए यहाँ का, और कुछ नहीं। क्योंकि एजुकेशन में ये नकल की बात हो रही है। वो भाई बोल रहा था कि 12 के पहले पास किया था। वो हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एजुकेशन यहाँ का मुद्दा होना चाहिए। कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। वो बात हो गई यार। कई लोगों ने कहा और नहीं, वो भी है सर यहाँ पे। बात हो रही है, अब बात हो रही है यूपी में शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था उसी के लिए यूपी में तो देवरिया की बात कर रहा मैं। अभी बात हो रही है नकल पे। नकल होता है कि नहीं यूपी में? नकल का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं एक मिनट भैया रुको भाई। तुम अब पीछे चले जाओ, तुमसे बात नहीं कर पाएंगे भाई। और लोग रहने दो, तुमसे नहीं कर पाएंगे भाई। आई एम सॉरी गुरु। और कैसा आदमी है यार, इससे बोले बात नहीं कर पाओगे, हंस रहा है। अरे यार सुन लीजिए 2018 से पहले 2018 में हमारा दोस्त आराम से 2018 में भैया हमारा दोस्त पास हुआ पैसा देके। पैसा देके पास हुआ। और अखिलेश जी के सरकार में शिक्षा व्यवस्था इतना बेकार था कि छात्रों को लैपटॉप मिलता था। आज के समय में कुछ मिल ही नहीं रहा है। अखिलेश जी के समय में उनकी दूरदर्शिता देखिए कि छात्रों को पढ़ने के लिए हर इंटर पास होने वालों को लैपटॉप मिल जाता था। 18 लाख और पहले साल में 18 लाख दिया गया था भैया। पहले साल में 18 लाख। ऐसे कैसे कह रहे हैं? मेरिट वालों को मिलता था, कुछ भी बोल दे रहे हैं सर। हमारी बात कैमरा गवाह मिल गया। 2018 में पैसा देके पास हुए हैं ये अभी खुद बता रहे हैं। लैपटॉप मिल जाएगा। तुम फंस गए एक बार अभी। सुभाष चौक और ये भी बताए हैं कि हम पैसा देके पास हुए हैं। हाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? विजय। हाँ विजय, तुम बॉक्सर हो। हाँ। अभी किसने बोला लैपटॉप वाली, जिसने बात बोली, अगर आपको लगता है लैपटॉप मिलने से कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो जाता है, दैट डजंट मीन वो क्वालिफाइड। मैं आपको रुकिए सुन लीजिए, मैंने बात सुनिए, ठीक है सर। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, सुनिए। जैसे इन्होंने बोला लैपटॉप मिलता था, पहले आप किसी से भी पूछेंगे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना खराब था, हर बच्चे को नकल करके भी 90% आता था।
जो स्टिंग ऑपरेशन होते थे, बहुत सारे मैंने खुद भी न्यूज़ में देखा, मैं बहुत न्यूज़ देखता हूँ, उसमें जो 12th का टॉपर है उससे अगर आप पीएम का नाम पूछते उसको नहीं आता था। रुक जाए भैया, सुन लीजिए बात, सिर्फ बिहार की बात है, यूपी बिहार की बात सुन लो, है। तुम्हारा सवाल लेंगे, पहले इसको सुन लो। ऐसा होता था, उन लोग अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम कौन बांटा? होता यहाँ पे होता है स्कूल, साइकिल मिला था, साइकिल स्कूटी जो भी है, ठीक है, जब मिल रहा है तो ठीक है, उसको उसने टॉप कर लिया उसने, उसके बाद उसको मिल गया साइकिल। अब उस क्वालिफिकेशन का क्या फायदा जब जॉब ही नहीं मिल रहा है? आज अब नहीं मिल रहा है, पहले भी नहीं मिलता था, वो किसी काम के सर्टिफिकेट नहीं। हाँ, रिश्वत देख, सुन लीजिए, वही बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। आज क्या सिस्टम है, 10 बच्चे पास होंगे, एजुकेशन में इतना स्ट्रिक्ट हो गया, 10 बच्चे पास होंगे, उनमें से कम 7 को जॉब मिलेगा, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज होगी, वो नॉलेज से पास होगा। स्कूटी मिले ना मिले, लैपटॉप मिले ना मिले, बट वो अपने पैसे उतना कमा सकेगा। आज पहले के जमाने में क्या था, वो आप नकल के पैसे से पास होकर स्कूटी ले लेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, बट आज अपने दम पे कुछ करके आप मिलेगा तो वो बहुत बड़ी बात है। इसकी हम इनकी बात सुनेंगे, ये बोल रहे हैं, इनके पे कुछ बोलना है इनको ना, आपको कुछ बोलना था ना? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरे सामने ऋषिकेश जायसवाल नाम है। मैं इसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, अभी आपने कहा शिक्षा नहीं मिलेगा, लैपटॉप, अगर इनके पास मोबाइल नहीं रहता तो आप यूनिवर्सिटी का नाम कैसे खोजेंगे, जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे? लैपटॉप से क्या करेंगे? लैपटॉप से हम एजुकेशन के बारे में उससे नॉलेज लेंगे, यूट्यूब पे पढ़ाई कर लेंगे, जानकारी शिक्षा ले लेंगे, लाइव क्लास आके दाखिला मिल जाए, हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उससे मिल जाएगा। लैपटॉप कर रहे, लैपटॉप जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है भैया? साहब जो बता रहे हैं कि और एक बात कह रहे भैया, एक चीज हो एजुकेशन की भैया, पेट में सिक्के को जाता है क्या? वही चीज हम आपसे मैं वही पूछ कर रहा हूँ, वही आपकी सवाल जवाब मिल गया भैया। एक चीज और कहना भैया, एक चीज और कहना कि जो स्कूल की बात हो रही है सर, स्कूल की बात हो रही है, बहुत सारे मुद्दे वाली बात कर सर। हेलो सर, जो स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी 72 शिक्षक भर्ती निकली थी, उन लोगों की सैलरी सर 65,000 रुपया है, और पढ़ा क्या रहे हैं वो लोग? और वही जो प्राइवेट स्कूल में 8,000 सैलरी में हमारे अपने बच्चों को भेज के कर रहे हैं, भैया हम कॉन्वेंट भेज रहे हैं, उनकी सैलरी 8,000 रुपया है। और जो जाके देखिए क्या पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि वो टेट क्वालिफाइड होके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, वही सुविधा भैया मुझे इनके बात वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब नहीं, अब आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यूपी की शिक्षा व्यवस्था अखिलेश यादव के समय इतनी अच्छी थी और योगी आदित्यनाथ के समय इतनी अच्छी है, आप लोग की पार्टी अपने अपने दावे हैं, इतनी अच्छी दोनों दलों के समय, सरकारी अधिकारियों में बच्चे कहाँ नहीं पढ़ते हैं यार? सर सरकारी डीएम जिला एक सेकंड भाई, जिला अधिकारियों के बच्चे कहाँ नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में? हम लोग के जरा सा भी पैसा कमाने वाला इंसान क्यों उसके टैक्स से चल रहे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, बल्कि सोचता है कि 500 रुपए 1,000 रुपए फीस देके सरकारी प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं? आज से नहीं हो रहा है, पहले से होता रहा है। बताओ गुरु। इसका जवाब जो है वो अधिकारी बेहतर देंगे। इसका रुक जाओ यार, इसका जवाब यार, रुक जाना भाई, आप ही को सब आता है, ये गलत बात है। जैसे इस बात का जवाब वो अधिकारी बेहतर देंगे, ठीक है, कि हमारे बच्चे वो किस इंटर कॉलेज से पढ़ के कहाँ से बीए किए, कहाँ यूपीएससी की तैयारी करे, आईएएस बन गए, ठीक है, उनसे पूछिए वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़वाते हैं? हाँ, वो क्यों नहीं पढ़वाते हैं? उनके पास आ जाती है ईगो, ठीक है, हमारा एक रुतबा नहीं आता, फलाने यहाँ के डीएम है, हमारा लड़का जीआईसी में पढ़ी। बात सुनो यार, प्रोटोकॉल कुछ होता है ना, कि जैसे हम और आप पढ़ने गए, हम तो ठीक है, हम सक्षम थे, स्कूटी चले गए, हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो डीएम का लड़का है, 2 BMW 2 अर्दली चाहिए साथे, ठीक, तो उसका प्रोटोकॉल कहाँ जीआईसी मेंटेन हो पाई? ना हो पाई। वह चाहे फिर बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेज चाहे बहुत हुई तो बाहर भेज दिए हैं, कहीं और अच्छी पढ़ाई अगर जीआईसी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अरे नहीं, उनको जैसे जैसे वो गंदगी, रुक जाओ यार, सुनो, अगर 100% अधिकारी है ना, तो 5% के लड़के, ठीक है, कहीं कंची गवर्नमेंट में पढ़ते होंगे, ठीक है। और सुनो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे DU IIT इन सब हुआ, उनसे भी JNU वगैरह, उनसे भी कटने से कतराते, कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। क्वालिफाई कर पाएंगे तब ना, बाप कहीं से लूटे हैं पैसा भाई, तो कहीं ना कहीं से भैया वो कराएंगे एडमिशन डोनेशन देके, चाहे भेज देंगे लंदन पढ़ने,
नहीं भाई उनका क्या है? हमको गुरु एक बात कहना इस पे, अगर सरकारी अधिकारी फान लेना कि हमार लड़की पढ़िया है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़िया है, तो हाँ सरकारी स्कूल वाला मामला सुधर जाएगा। और मैं कुछ IPS IAS अधिकारियों को जानता हूँ पर्सनली भी, जिनके बच्चे अभी भी खांटी रूप से सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में। हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, और बहुत कम संख्या है ऐसे लोगों की। और हाँ दिल्ली में होगा ऐसा, यूपी में नहीं है। मैंने दूसरे राज्यों में भी देखा है। नहीं, दूसरे राज्यों का नहीं पता, यूपी में तो नहीं है ऐसा कि IAS का लड़का सरकारी स्कूल। रितेश नाम है। क्या करते रितेश? दुकान है, बिजनेस करते हैं। सोच से काहे बताए गुरु? हाँ सोच के काहे बताए हो? नहीं बताया, बिजनेस करते हैं। बात भाई शिक्षा व्यवस्था की हो रही है, और वही है कि एक बोल रहा है कि हमारी पार्टी के समय अच्छा था, दूसरा बोल रहा है हमारी पार्टी के समय अच्छा है। नहीं बोलूंगा कि इस पार्टी में शिक्षा अच्छा था, चाहे पुरानी पार्टी में शिक्षा अच्छा था। यूपी का यही हाल है, कोई भी पार्टी हो तो स्कूल का हालत बुरा ही होता है। कोई भी पार्टी हो, बुरा है, पहले ही बुरा था। हाँ अभी भी बुरा है, पहले भी बुरा है। अभी तो फ्यूचर बुना जा रहा है। अभी तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या होगा, क्या करना चाहिए स्कूलों के लिए? कौन पार्टी आए, कौन नेता जो बोले सुधार दे? यहाँ पे कौन है? कोई भी पार्टी आए, स्कूल सही होना चाहिए। वो कोई भी आए, कोई भी रहे, स्कूल सही होना चाहिए। वो अगर कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी हो अगर पॉलिटिशियन चाहे तो आपका लोकल जो भी हो सकता है। अगर नेता लोग चाहें स्कूल सही करना तो हो सकता है। एक चीज तुम भी गुरु झगड़ा बचाने के लिए नेता का नाम नहीं ले रहे हो। नेता का नाम नहीं, तो अरे कोई भी हो। से पढ़ाएगा? अगर मान लीजिए केजरीवाल आया है वहाँ पे, आए हैं दिल्ली में, तो उन्हीं ने सही किया है ना वहाँ का स्कूल कॉलेज। तो यहाँ के जो भी नेता हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, वो सही कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, अभी सही है नहीं, सही करना है। सही करना है, बिल्कुल सही करना। टीचरों के बारे में कहा जा रहा है टीचर बड़ा गड़बड़ है, कॉलेज स्कूल में जाते नहीं है, तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट का ही जो भी हो हमेशा से है। अभी तो टीचर अच्छे आ गए हैं। अभी टीचर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छे आ गए हैं, क्योंकि वो बीटेक करके अच्छे डिग्री लेके वो टीचर बन रहे हैं इस टाइम। अभी कोई पीछे चिल्ला रहा था कि 69,000 भर्ती वाले आए हैं, वही जो नहीं पढ़ा रहे थे, कोई बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर अच्छे हैं इस टाइम, क्योंकि आजकल के नए जनरेशन के टीचर जा रहे हैं वहाँ। और जाहिर से सरकार, सॉरी मैं नाम भूल गया आपका, रितेश। सरकार को ये काम करना चाहिए कि नहीं यार, कि टीचर आया तो टीचर को लगा दिए, कोविड सेंटर पे लगा दिए, टीका लगाने वालों की गिनती कर रहे हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इलेक्शन में लगे हुए हैं। इलेक्शन में तो इतना बुरा लगे कि कोविड सेकंड वेव में, कोविड में ऐसा हालत था कि पढ़ाई उड़ाई छोड़िए, आदमी का ही नहीं पता तो पढ़ाई क्या होगा। आदमी पंचायत चुनाव हो रहा था यूपी में, हुआ है टीचर ही गए वहाँ पे, टीचर ही लगे हैं। अब इसका काउंटिंग भी इस बार टीचर की है, जबकि पहले नहीं होता था। पहले टीचर काउंटिंग नहीं करते थे, और इस बार काउंटिंग भी टीचर की है। अगर टीचर काउंटिंग नहीं की है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। अरे तो नहीं हुआ है तो अब खाली टाइम में है तो उनका भी नौकरी करते हैं, सैलरी उठा रहे, कोई तो काम करे। इसीलिए तो 600 मौत भी हुई है। कोई भी तो काम करे। टीचर किए क्या लॉकडाउन में, अगर नौकरी लग गई? लेकिन यार इररिस्पॉन्सिबल रवैया था कि नहीं सरकार का? इररिस्पॉन्सिबल था कि नहीं? मतलब सरकारी भाई मैं तो ये भी कह रहा हूँ, इररिस्पॉन्सिबल रवैया था कि नहीं कि उस समय चुनाव करवाने का फैसला? चुनाव करवाने का फैसला ये हो सकता है कि गलत है, ठीक है, ये हो सकता है कि गलत है, लेकिन अगर टीचर को अगर कहीं काउंटिंग के लिए भेज रहा है, ये गलत नहीं हो, क्योंकि वो सरकारी नौकर है, खाली है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है लॉकडाउन में, तो वो तो कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास यूपी के स्कूलों में नहीं चल पा रही है, किसकी दिक्कत है? किस लेवल मैं अपना सब मैं आपको भी पता है, हमें भी पता है। एक सेकंड भाई सुन लो, मैं एक सेकंड फिर से अपना सवाल ठीक कर दूं। सेकेंड वेव के पहले जब कोविड आया, और कोविड आने से सेकेंड वेव के शुरुआती समय के बीच में, मतलब मान लो कि जुलाई 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक, और जो जितनी दिक्कत हुई पढ़ाइयों में, स्कूल खुले नहीं लंबे समय तक छोटे बच्चों के, सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल मान लो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं, प्राइमरी स्कूल मान लो, जहाँ पे बच्चे
40-50 रुपए की फीस देके पढ़ते हैं ना, इतनी फीस होगी? निःशुल्क है, ठीक है, हाँ चलिए फ्री है। और कई वर्गों के लोग पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही थी। मैं जान रहा हूँ, मैं फर्स्ट हैंड एग्जांपल्स जानता हूँ, कई सारे ऐसे के टीचर्स मेरे परिचित हैं। तो ये किसकी दिक्कत थी कि ऑनलाइन क्लास चल नहीं पा रही? कई चीज़ें थी, हाँ बताइए। ना चलने की, ठीक है, जैसे ऑनलाइन क्लास की सरकार ने जैसे मान लो टीचरों को कर दिया कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ऑनलाइन क्लास का मिल गया, सबने लिंक भेजा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे से 60% बच्चों के पास जो वहाँ प्राइमरी में पढ़ते हैं, मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उनके घर में एक ही मोबाइल है, उनके घर एक ही मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल उनके पिताजी ले गए कहीं, उनके रोजगार की कहीं चले गए, कमाने चले गए, ठीक है। अब टीचर ने उनको होमवर्क भेजा कि आप ये कर लेना और आप 1 घंटे में सबमिट करो, तो फादर तो उसको देख नहीं पाए ना, बच्चों को बता नहीं पाए, बच्चे करके जमा कर नहीं पाया, ठीक है। रिसोर्सेस का अभाव है, रिसोर्सेस के अभाव की वजह से, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में देखिए भैया झूठ नहीं बोलेंगे, प्राइमरी में जो सक्षम नहीं है उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। ये दुर्भाग्य है, एक दुर्भाग्य की बात है कि प्राइमरी में वही बच्चे पढ़ते हैं, हमारे आप घर के बच्चे प्राइमरी में नहीं पढ़ेंगे और नहीं हम भेजेंगे भी नहीं। एक अपना ये चीज़ें हैं, हम तो 1 रुपया एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे तो अच्छे में, ये जो माइंडसेट आ चुका है, ठीक है। एक तो रिसोर्स का अभाव था, तो ये फेल कर गया, मान लीजिए जो देवरिया। चलिए अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अब हम वो सवाल पूछने जा रहे हैं जिसके बाद अक्सर हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं जेरी भाई, इनको कैमरा लेके भागना पड़ता है। वो सवाल है कि देवरिया में इस बार क्या होने जा रहा है? देवरिया में इस बार चिल्ला लिए, हो गया शुरू, चिल्ला लिए सब लोग। देवरिया नहीं, पूरे प्रदेश की बात बता दे रहे हैं। 100% हमको बाद में ज्योतिषी कह लीजिएगा, इस बार भी बीजेपी की ही सरकार आएगी, कि उनको इन लोगों ने मुद्दे ऐसे सेट किए हैं जिसके वजह से वोट इन्हीं को मिलना है। मुद्दे सेट किए हैं? धर्म, हिंदू, राजनीति, मंदिर, हाँ मंदिर का मुद्दा था, हाँ, इवेन हम भी उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को वोट दिया जाएगा। और ये लोग भी इस बार ही आएंगे, हमको कह दीजिएगा कि ये अब ज्योतिषी से पहले ही बता दिए थे। हाँ 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मतलब तुम्हारा मतलब है कि इन्होंने मुद्दा ऐसा सेट किया, मुद्दे ऐसे सेट किए हैं इन्होंने। हाँ नहीं है, वो हमारी जरूरत है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। भैया काहे मंदिर जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरी है भाई? क्यों जरूरी नहीं है? मंदिर में पुजारी एक पिछड़ी को ओबीसी का क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भैया? आप उठा के देखिए आपके देश में कितने दलित है। फिर वही बात है, आप लोग यही सब भुखमरी पे भी बात होगा। पाकिस्तान से नीचे चला गया, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान से नीचे चला गया भारत का इंडेक्स, भुखमरी हंगर इंडेक्स, हर चीज में पाकिस्तान से नीचे। बता रहे भैया, हम बता रहे हैं, जब से कोरोना फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहला कोरोना का जो आया है, उसके बाद से गवर्नमेंट जो है निचले तबके को, मध्यम वर्ग को छोड़ दीजिएगा, निचले तबके को राशन जो है वो फ्री दे रहा है। हंगर इंडेक्स तो अभी आया गुरु। अरे हंगर नहीं कह रहे हैं भैया, कोरोना जो आया है तो अगर 5 किलो अभी में एक आदमी का जीवन यापन हो जाएगा। 1 किलो 5 किलो मिलता है, कोई भी सांसद प्रधानमंत्री अगर 5 किलो राशन में 1 महीने तक खा जिंदा रह सकते हैं क्या? 80 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं या चावल मिला के भैया 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता ही है, या गेहूं या चावल। सुनो यार, सुन लो यार, सुन लो 5 किलो राशन भाई, सुन लो। किसी का पेट अरे मेरे सवाल का जवाब दे दो। 5 किलो महीने में एक ही बार मिलता है? नहीं, 2 बार मिलता है, 2 बार मिलता है भैया, एक फ्री और एक पैसे पे। एक बार फ्री, एक पैसा, एक फ्री और एक पैसा। अब सुनिए, योगी गवर्नमेंट ने अभी तुम इसका जवाब दो रत्नाकर, कि ये बताए हैं, करुणेश नाम है आपका? अर्धेंदु। अरे यार सॉरी, पता नहीं कहाँ से करना। तो अर्धेंदु बताए हैं, अर्धेंदु बता रहे थे कि इन्होंने बीजेपी ने मुद्दा ऐसा सेट कर लिया है। मतलब इनकी बात का अंडरटोन अगर मैं सही समझ रहा हूँ, अर्धेंदु मुझे बता दीजिए गलत समझ रहा हूँ, कि अगर शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य से बात होगी, तो बीजेपी वो मुद्दा सेट नहीं करना चाह रही है, ये बोल रहे हो आप? बिल्कुल। मैं इनकी बात कर अब सुनिए, एक मिनट भाई, मेरे सुन लो, मेरी बात सुन लो। आ जाओ इधर, आ जाओ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लो मेरे भाई। आप के पास से देख लिया भैया। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, शिक्षा पे भैया, शिक्षा पे देख लीजिए। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने गुरु गोरक्षनाथ के नाम से एक यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया है शिक्षा के लिए, ठीक है? शिक्षा के लिए ही है ना भैया, रोजगार के लिए आप आ जाइए। आपके यहाँ 50 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसको दूरी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप नोएडा से
और दिल्ली इस छोर से उस छोर जो जाते हैं उसकी लगभग यात्रा हो जाती है 70 से 75 किलोमीटर। लेकिन आप मेट्रो से जॉब करने चले जाते हैं, यहाँ आपके बगल में फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट ये थोड़े है, जादू की पुड़िया थोड़े है कि हम ऐसे घुमाएं और प्रदेश को बदल दिए एक ही दिन में। भाई गवर्नमेंट कहाँ 10 साल से है भाई, 10 साल से कहाँ 8 साल से बता रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तो डबल इंजन की सरकार का काम बता रहे हैं ना। मेडिकल कॉलेज 3 साल मतलब मेट्रो है दिल्ली में ना यार। भैया यहाँ भी होगा ना। अब अचानक हो रहा है भैया, हो रहा देवरिया में भैया 3 साल में मेडिकल कॉलेज बना है। 3 साल में देवरिया मेट्रो है नहीं भैया, मेडिकल कॉलेज का मेट्रो दे ही नहीं पाए हैं, कहाँ दे नहीं पा रहे। डीपीआर तैयार हो रहा है, बनेगा बनेगा। उसका क्राइटेरिया जोड़ने वाला 4 लाइन देने वाला शख्स है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय देने वाला शख्स है अखिलेश यादव। जब शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूखमरी इस पे बात ही नहीं करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। मंदिर और घंटा की बस बात करेंगे इनको, बस भैया इनको राम मंदिर उसी से मतलब है। अच्छा ये बताइए, मर जनता तेरा इमाम जनता, पर हमें मंदिर चाहिए भैया, अस्पताल नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, बेहतर सुविधा नहीं होनी चाहिए। मंदिर के साथ के नाम पे हो जाता है, लेकिन मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देवरिया जनपद में 34 लाख की आबादी है, 34 लाख आबादी में कितने लोग वहाँ पे रोजगार दे देंगे? कोई रोजगार दे देंगे? 32 और जो भी बात कर रहे थे, ये फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, तो हम इसको करेक्ट करना चाहेंगे। फर्टिलाइजर में ऐसा कहीं प्रावधान है क्या कि सिर्फ गोरखपुर मंडल के ही लोगों की नौकरी दी जाएगी? ऐसा है क्या? उसमें तो पूरे प्रदेश के लोग भी नौकरी कर सकते हैं, मथुरा से भी आएंगे तो नौकरी कर। तो यहाँ के लिए बेस क्या है फर्टिलाइजर? उसमें तो प्रदेश का, मथुरा से भी कोई व्यक्ति होगा तो फर्टिलाइजर के लिए फॉर्म भरेगा, अगर वो योग्य होगा तो चयन होगा उसका। हाँ, नौकरियां होंगी, 1000-2000 नौकरियां। 34 लाख आबादी को क्या रोजगार दे पाएंगे? 34 लाख की आबादी को रोजगार दे पाएंगे? 2000 में 2 रोजगार हो जाएगा। मेरा नाम शिवम दीक्षित है। अरे भैया 10 लाख काम करिए। कोई भी चुनाव अगर सही से लड़ना है तो वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं वो अलग चीज है। अगर हम अपने विधायक को सही तरीके से चुन रहे हैं, जिन विधायकों की संख्या ज्यादा होगी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें अपने स्थानीय स्तर पर अपने विधायक को चुनना है। अभी फिलहाल में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, जो कि तो बताया लोगों ने और भी मुद्दे हैं। बहुत मेरे ख्याल से बहस में लेट आए हो थोड़ा सा, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। नहीं, ये है कि हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेजेस बनी है, ठीक, जिस पे एडमिशन वगैरह होगा, जिससे पढ़ाई होगी। रही बात सड़कों सुविधाओं की बात, ठीक, ये सारी चीज़ें में फिलहाल बढ़िया हैं, ठीक। और रही बात जैसे कि कुछ चीज़ें जो खराब भी हैं, जो कि अन्य लोग भी मानेंगे, जैसे कि बारिश के समय में जो पानी का जल भराव है, इसकी समस्याएं हैं। लेकिन जो सरकार अभी आज के समय में है, ये सरकार को अभी हमें समय देना होगा। जिस तरीके से हमने पिछले वर्षों में सपा को दिया है, 2-3 बार हमने दिया है, बसपा को दिया है, ऐसे हमें भाजपा को भी कुछ समय देना पड़ेगा। केवल 5 साल में हम ये चाहें कि गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो जाएं देवरिया में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर आज के समय में हम देखें तो कहीं ना कहीं, यही नहीं, मैं कुशीनगर का वासी भी हूँ, देवरिया में भी रहता हूँ, दोनों ही तरफ कुशीनगर पर्यटक स्थल है, वहाँ पे भी हमने बदलाव देखा है, यहाँ पर भी देखा है। पुलिसिंग की व्यवस्था, जिस तरीके की पुलिस का कार्यशैली है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन है, ठीक। इससे कोई डर नहीं है। में से मनीष गुप्ता वाला याद आ गया मेरे को ऐसे। जी जी, जो मनीष गुप्ता वाले में देखिए, जब आप किसी, देखिए कहीं ना कहीं पूरा एक प्रदेश है, 23 करोड़ 24 करोड़ की जनता है, ठीक, मैनेज करना कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा ही होगा। उसके खिलाफ में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कार्रवाई करना ही है, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को भी हम फ्री हैंड दे देंगे, किसी को भी अगर हम फ्री हैंड दे देंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लगाम से बाहर हो जाएगा। फ्री हैंड दे देंगे, लगाम से बाहर। जी, तो यहाँ पर फ्री हैंड देना गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी अंकुश लगाए रखना जरूरी है, ठीक। मतलब तुम एक शिवम, मतलब तुम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं वीडियो खत्म कर लूं दोस्त, फिर बात करते हैं आराम से। चलिए, तो देवरिया से ये बातचीत थी, जेरी और आयुष थे हमारे साथ, आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।